नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 9 जुलाई और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें। उसके पहले हम लोग रिवीजन करेंगे और उसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज पहले तुरंत फटाफट जो है आप लोग वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी परीक्षार्थियों को करंट अफेयर्स का फायदा मिलता रहे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा रिवीजन क्या है, यानी कि हम लोग जो है रिवीजन करते हैं कि कल हम लोगों ने दरअसल क्या कुछ पढ़ा था। तो आंखें अपनी बंद करिए या सामने अपने कॉपी पेन रखिए और वहां पर नोट डाउन करते रहिए कि दरअसल जो मैं प्रश्न बोल रहा हूं क्या उसका उत्तर आपको आता है या नहीं आता है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, चाहे वो जीएस का सेक्शन हो या करंट अफेयर्स का सेक्शन हो, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आप एक तरफ पढ़ते जाएंगे और दूसरी तरफ भूलते जाएंगे। तो बुद्धिमानी ये कहती है कि दरअसल आपको रिवीजन करना ही करना है, इससे पीछे मत हटिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग फटाफट रिवीजन करते हैं। बताइए, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो वो हैं कौन? बताइए फटाफट। वो हैं डॉक्टर BN गंगाधर, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हेमंत सोरेन बने हैं। याद रखिएगा, कुछ समय के लिए हट गए थे लेकिन अब दोबारा से बन गए हैं। इसके अलावा आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक कब से कब तक आयोजित होगी? तो वो होगी 21 से 27 जुलाई 2024 के मध्य में। याद रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का कौन सा सत्र दरअसल जुलाई माह में आयोजित हो रहा है? तो वो हो रहा है आपका 22वां सत्र दरअसल आयोजित हो रहा है। याद रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में किसे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में प्रतिष्ठित मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके NK सिंह, आपको याद रखना है। इसके अलावा पचा तुर्तु परियोजना किस राज्य से संबंधित है? मैंने आपको बताया था इसके बारे में कल डिटेल्स में। तो वो दरअसल आपके केरल राज्य से संबंधित है। ये भी आपको पॉइंट क्या है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई जाती है, कब मनाई जाती है? तो यह मनाई जाती है 6 जुलाई को। याद रखिएगा। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्रालय और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच पहली सचिव स्तर की बैठक दरअसल कहां पर आयोजित हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए नहीं, सॉरी, नई दिल्ली में। ठीक है। तो अब मैंने कल आपसे कहा था कि जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है उसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको टास्क भी दिया था, आसियान का टास्क दिया था और इसका भी टास्क हमने आपको दिया था। शायद आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा आगे। ठीक है। अब हम आते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर और उसके पहले जो हमने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि बताइए झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी होती है? तो उसका सही उत्तर क्या होगा? उसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हो जाएगा 14। ठीक है। चलिए अब हम आते हैं आज के करंट अफेयर्स पर। फटाफट हम लोग देखते हैं इसको आज। तो हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ये आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर पेजेशकियान, बी सिफजूफ, सी जार्जनिक या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात डॉक्टर पेजेशकियान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका क्या राइट आंसर। आइए नेक्स्ट है, हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? डॉक्टर पेजेशकियान को चुना गया है। याद रखिएगा। और अब हम ईरान के बारे में 2-3 पॉइंट्स देखते हैं फटाफट, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ईरान की राजधानी की बात करते हैं तो कहां पर है? तेहरान है। और SCO का जो नवा सदस्य बना था, ठीक है, वो कौन बना था? वो बना था आपका ईरान। ये पॉइंट भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये आपके फैक्ट आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अब टास्क पहला आज आपका है कि SCO का 10वां सदस्य देश कौन बना, ये आपको बताना है और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि जो टास्क मैं दे रहा हूं ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जो ये फैक्ट हमने आपको बताया ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। यानी कि SCO का, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन का 9वां और 10वां सदस्य आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके अलावा हाल ही में आपको पता होगा कि जो चाबहार बंदरगाह है वो भारत को 10 वर्षों के लिए मिल गया है। और चाबहार बंदरगाह का उपयोग भारत किस प्रकार से कर सकेगा? क्या इसके लिए सामरिक दृष्टिकोण से क्या इसकी महत्ता है? क्या व्यापारिक दृष्टिकोण से इसकी महत्ता है? ये सारे बिंदु हमने चाबहार बंदरगाह जब आपको पढ़ाया था प्रश्न कराते समय, तो हमने आपको डिटेल्स में पढ़ाया था। बाकी आज आप लोग एक बार कोशिश करके देखिएगा कि क्या आपको
जो है पता है चाबहार बंदरगाह के बारे में कि नहीं, कि इसका फायदा दरअसल क्या होगा और चाइना से हम किस प्रकार से लीड ले पाएंगे जब हम चाबहार बंदरगाह को जो है 10 वर्षों के लिए लिए हुए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग एक बार डिटेल्स में देख लीजिएगा, नहीं तो फिर किसी दिन मैं चाबहार बंदरगाह को लेकर के जो भारत की जो है उपयोगिता है उस पर हम एक वीडियो बना देंगे, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, यानी कि किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए जस्टिस रंजन, बी विद्युत रंजन सारंगी, सी नवीन चंद्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बी, यानी कि विद्युत रंजन सारंगी। और हाल फिलहाल के किसी भी हाई कोर्ट के अगर चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हो तो आप उनको एक बार देख लीजिएगा, यानी कि मुख्य न्यायाधीश। चलिए, तो हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी को नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, वह झारखंड उच्च न्यायालय के कौन से नंबर के हैं जो है मुख्य न्यायाधीश? तो वह हैं 15वें मुख्य न्यायाधीश है। याद रखिएगा, अक्सर आपके एग्जाम में नंबर पूछ लेता है कि किस नंबर के बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब उच्च न्यायालय से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, फटाफट इसको नोट करते रहिएगा। ठीक है, इसका स्टैटिक पोर्शन आपका तुरंत रेडी हो जाएगा। तो फटाफट हम लोग देखते हैं हाईकोर्ट के बारे में डिटेल्स में। संविधान के अनुच्छेद 217 क्लॉज 1 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति यानी कि मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। याद रखिएगा इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अनुच्छेद 224 के तहत उच्च न्यायालयों में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 202 क्लॉज 3 घ के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, देखो ये फैक्ट ना क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि उच्च न्यायालय के जो वेतन एवं भत्ते होते हैं वो दरअसल राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, एक पॉइंट, एवं पेंशन भारत के संचित निधि पर भारित होती है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 202 क्लॉज 3 घ के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि से एवं पेंशन दरअसल भारत की संचित निधि से जो है दी जाती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। कई बार ये आपके एग्जाम में पूछा गया है तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अनुसार, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए, क्या आर्टिकल 32 और 226 के तहत क्रमशः उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जो है जारी करने की शक्ति प्राप्त है, और ये 5 प्रकार की जो रिट हैं वो आपसे पूछी जाती हैं। पहली बात, ये अनुच्छेद 32 और 226 दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और रिट कौन कौन सी होती हैं, ये रिट जो है आपको पता होनी चाहिए। हर बार जो है रिट से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। तो टास्क आपका आज दूसरा है। टास्क दूसरा ये है आपका कि दरअसल जो ये 5 रिटें हैं कौन कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये जो 5 रिटें हैं इनके बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ना है कि दरअसल ये रिटें कब कब जारी की जाती हैं, किन किन संदर्भों में। ये फैक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज ही जाकर इसको आपको देखना है। तो ये आपका टास्क दूसरा है आज का। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय क्या होगा, एक अभिलेख न्यायालय होगा। यह फैक्ट भी जो है आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। यानी कि उच्च न्यायालय के जो भी आदेश होंगे क्या होंगे, अपने आप में जो है जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके लिए बाध्यकारी होंगे, और अवमानना करने पर दरअसल दंड देने का प्रावधान भी, यानी कि जो चीजें आगे भी इसमें दी गई हैं। ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है। इसके अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की तक की उम्र तक अपने पद पर रह सकते हैं, यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो हमने जितने फैक्ट यहां पर आपको हाई कोर्ट से संबंधित नोट कराए हैं ये सभी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में दुनिया की पहली सीएनजी बाइक किसने लॉन्च की है, बताइए फटाफट, चर्चाओं में रहा है ये। तो पहली है हीरो, फिर टीवीएस, सी बजाज या फिर डी होंडा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दरअसल सी, यानी कि बजाज ने है जो है अभी हाल ही में पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है वैश्विक स्तर की। आइए व्याख्या देखते हैं हम लोग इसकी। तो हाल ही में दुनिया की पहली सीएनजी बाइक बजाज ऑटो ने लॉन्च किया है। याद रखिएगा इसका नाम, इसका कंपनी का नाम, और नाम क्या है, बजाज फ्रीडम 125 इस बाइक का नाम है। और इस बाइक में दरअसल सीएनजी के साथ साथ में
पेट्रोल का भी ऑप्शंस दिया गया है। यह भी अपने आप में एक अच्छी खबर है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि दरअसल यह पर्यावरणीय दृष्टिकोण से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है ऐसी स्थिति में सीएनजी जो चलित जो गाड़ियां होती हैं वो प्रदूषण नहीं करती हैं, कम करती हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो सीएनजी क्या होता है, इसको भी आपको दरअसल एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी आपको सीएनजी के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आपके मुख्य परीक्षा में आ जाए। सीएनजी हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, ये सब चीजें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, इसको पढ़ते जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट है, एलआईसी के द्वारा भी हाल ही में किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ए सिद्धार्थ मोहंती को, सिद्धार्थ सिंह को, सी अनुज कुमार को, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सिद्धार्थ मोहंती को दरअसल अभी हाल ही में एलआईसी के नए सीईओ और एमडी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पॉइंट वही है कि किसे नियुक्त किया गया है एलआईसी के द्वारा अभी हाल ही में सीईओ और एमडी, कौन है वो है सिद्धार्थ आपके मोहंती। और एलआईसी के बारे में कुछ एक फैक्ट हम लोग देख लेते हैं फटाफट। तो दरअसल अगर हम इसकी स्थापना वर्ष की बात करते हैं एलआईसी की, तो इसकी स्थापना वर्ष क्या है, 1 सितंबर 1956। मुख्यालय कहां पर एलआईसी का, वो है आपका मुंबई में। अध्यक्ष कौन है, सिद्धार्थ मोहंती। और स्वामित्व किसका है इस पे, तो भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है किस पर, एलआईसी पर, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के ऊपर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है, बताइए फटाफट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राजनाथ सिंह जी हैं, या बी अमित शाह हैं, सी जेपी नड्डा हैं, या फिर डी नरेंद्र मोदी हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमित शाह हैं। और सहकारिता मंत्रालय की स्थापना वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी, यह भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं हम लोग कुछ एक पॉइंट्स। तो केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है, अमित शाह हैं, ठीक। और गृह मंत्री भी कौन है, अमित शाह हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है, इस पर हमने आपको प्रश्न ऑलरेडी कराया हुआ है, आपको पता होगा। इसके अलावा अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में, कहां पर, प्लीज याद रखिएगा, गुजरात के गांधीनगर में, और 102वां अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस कौन सा था, 102वां अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर आयोजित सहकार से समृद्धि कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो आपसे प्रश्न कई बन सकते हैं यहां पर। एक बन जाएगा कि कहां पर, गांधीनगर में, किस दिन, 6 जुलाई को, कौन सा सत्र था, 102वां सत्र था, किस प्रोग्राम की शुरुआत की, यानी कि कौन सा लॉन्च किया जो है योजना, तो वो सहकार से समृद्धि कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो इस प्रकार से आपको यहां पर चीजों को नोट डाउन करना है। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको पॉइंट याद करके बताया था, वो ये कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2021 में एक स्वतंत्र मंत्रालय यानी कि सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई थी। यह फैक्ट भी आपको क्या करना है, याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुजरात सरकार ने, यह फैक्ट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो गुजरात सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए क्या किया है, नैनो यूरिया और नैनो डीएपी पर 50% तक की क्या की है, सब्सिडी देने की घोषणा की है। और यह आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्या, नैनो यूरिया क्या है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नैनो यूरिया के कई सारे फायदे हैं। पहली बात, इसमें नाइट्रोजन क्षमता जो परंपरागत यूरिया थी उससे ज्यादा होती है, एक फायदा। दूसरा, इससे क्या होगी, जो प्रोडक्टिविटी होगी लैंड की वो क्या होगी, बढ़ेगी, यानी कि उत्पादक क्षमता भी इससे बढ़ेगी, एक फैक्ट हो जाएगा, क्या, उत्पादक क्षमता इससे बढ़ेगी, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है, पर्यावरणीय अनुकूल है, यानी कि पर्यावरणीय प्रदूषण इससे नहीं होगा, पर्यावरणीय अनुकूल है, ठीक, क्या है, अनुकूल है। इसके अलावा इसमें कम लागत भी आएगी, यह भी क्या करना है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो दरअसल नैनो यूरिया के बहुत सारे फायदे हैं और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, मुख्य परीक्षा के लिए। अगर आपका फोकस यूपीएससी पे या यूपीपीसीएस पर या किसी अदर राज्य सिविल सेवा परीक्षा पर होगा तो याद रखिएगा, ठीक है। नैनो यूरिया के बारे में आप डिटेल्स में इससे देख लीजिएगा। इससे कहीं ना कहीं किसानों की आय में भी वृद्धि होगी, क्योंकि इससे क्या होगा, लैंड की उत्पादक क्षमता बढ़ेगी और उत्पादक क्षमता बढ़ने पर सिंपल सी बात है, उत्पादन बढ़ेगा, कम लागत में अधिक उत्पादन होगा तो किसानों की आय निश्चित रूप से बढ़ेगी। इसको याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है,
भारत ने रक्षा उत्पादन के मूल्य के मामले में 2022-23 की तुलना में दरअसल 2023-24 में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि की है, यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 10.5% की, या 16.8% की, यानी कि 16.8% की, या फिर 20.5% तक की वृद्धि की है, या फिर 22.5% तक की वृद्धि की है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका क्या, बी, यानी कि अभी हाल ही में रक्षा उत्पादन के मामले भारत ने 2022-23 की तुलना में 2023-24 में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि की है, 16.8% तक की वृद्धि की है। यह अपने आप में क्या है, एक अच्छी खबर है भारत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है व्याख्या कि भारत ने रक्षा उत्पादन के मूल्य के मामले में 2022-23 की तुलना में 2023-24 में 16.8% तक की वृद्धि की है, याद रखिएगा। और रक्षा उत्पादन का मूल्य 2019-20 से अब तक दरअसल 60% तक की वृद्धि इसमें देखी गई है। यह भी बहुत अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है भारत के लिए, याद रखिएगा। अब ये सब डेटा दरअसल आप अपने मुख्य परीक्षा में इसको नोट कर सकते हैं अगर इससे संबंधित कुछ प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आता है तो। इसके अलावा एक फैक्ट आपके लिए यहां पर जरूरी है, वो ये कि दरअसल उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारों का जो है निर्माण किया जा रहा है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए क्या है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है वीरता पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, बताइए फटाफट। फैक्चुअल क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक, स्टैटिक भी है थोड़ा सा, बट करंट में रहा है तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले। तो वीरता पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1950, 52 या 1947 या 1948? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1950, यानी कि वर्ष 1950 से दरअसल वीरता पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। तो वीरता पुरस्कारों की शुरुआत 26 जनवरी 1950 में हुई थी। यह फैक्ट आपको क्या करना है, याद करना है, यानी कि डेट और ईयर दोनों। इसके अलावा हाल ही में आपको पता होगा कि राष्ट्रपति जी ने सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी कि सीआरपीएफ और राज्य और केंद्र शासित पुलिस बलों को कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। आपको यह भी पता होगा, बाकी परमवीर चक्र से भी कई लोगों को सम्मानित किया गया था। आपने न्यूज में इन सब चीजों को देखा होगा। कई बार जो है वीरता पुरस्कारों से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पर्टिकुलर पुरस्कार या परमवीर चक्र हो, शौर्य चक्र हो, कोई भी चक्र है, वो हाल ही में किसको जो है दिया गया है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछ लेगा आपको, ठीक है। तो ये सारी लिस्टिंग आप लोग एक बार गूगल से निकाल के देख लीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में किस राज्य में अवरक्त खदानों को बाल श्रम से क्या कर दिया गया है, मुक्त कर दिया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सिंपल सी बात है, ऑप्शन देख करके ही लग रहा है कि दरअसल इसका उत्तर क्या होगा, झारखंड ही होगा। खदानों के मामले में आपको पता होगा इसके बारे में डिटेल्स में, ठीक है। चलिए तो झारखंड हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो हाल ही में एनसीपीसीआर ने झारखंड में अवरक्त खदानों को बाल श्रम से मुक्त कर दिया गया। और ये जो टॉपिक आपका बाल श्रम है, ये आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्री प्लस मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रखिएगा बाल श्रम अक्सर चर्चाओं में रहता है। मुख्य परीक्षा पेपर फर्स्ट में यूपीएससी यूपीएससी में दरअसल बाल श्रम आपका इंडियन सोसाइटी में दिया गया है, वहां पर आपको इसको अच्छे से पढ़ना है यार, रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा पेपर सेकंड में भी बाल श्रम आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब झारखंड के बारे में कुछ एक पॉइंट्स हम लोग देखते हैं फटाफट। तो मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन है, मैंने आपको कल ही रिवीजन करवाया था। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है, राजधानी रांची है, राजकीय पशु हाथी है, राजकीय पक्षी क्या है, कोयल है। और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 14। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, राज्यसभा सीटों की संख्या है आपकी 6। ये फैक्ट भी हमने आपको कल कहा था कि ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आज आपका प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर जरूर देंगे। और मैंने कल आपसे कहा था कि संख्या आपकी कमेंट्स की बढ़नी चाहिए, शेयर की संख्या भी ज्यादा ज्यादा बढ़नी चाहिए। हर अगर स्टूडेंट्स अगर 2-2, 3-3 लोगों को भी शेयर कर देगा तो जो है ये संख्या विजुअली हमारी बढ़ेगी और एक खास मनोबल मिलेगा और कुछ नया करते हम लोग आगे जाएंगे।
करंट अफेयर्स के फील्ड में हमें महारत हासिल आपको करानी है कि एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने पाए, यह लक्ष्य है। और इसके साथ साथ में लक्ष्य है कि न सिर्फ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके सही हो, बल्कि आपका अंतिम चयन भी सुनिश्चित हो सके, यह टारगेट भी हमारा है। तो आपको कमेंट में इसका उत्तर देना है। प्रश्न क्या है कि सहकारिता मंत्रालय की दरअसल स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 2021, 2022, 2023 या फिर 2024। फटाफट जो है इसका उत्तर आप जो है कमेंट बॉक्स में करिए। इसका उत्तर हमने आपको बताया भी था, नहीं पता होगा तो दरअसल आप लोग उसको गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं आज के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पर। तो मुख्य परीक्षा का प्रश्न हमारा है कि नैनो यूरिया क्या है, एक, और क्या यह पर्यावरणीय संतुलन में सहायक है? चर्चा कीजिए। 2 पोर्शन इसमें है, आपको बताना है। तो पहले इसमें क्या करना है आपको? पहले इसमें फटाफट आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है? इंट्रो लिखना है आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पहले किसी भी टॉपिक के बारे में आपको लिखना होता है। नैनो यूरिया क्या है, इसके बारे में आप लोग पॉइंट लिख दीजिएगा, 7-8 लाइन 6 लाइन लिख दीजिएगा। और इसको आपको लिखना है 200 वर्ड्स में, 200 शब्दों में, ठीक है। और नैनो यूरिया कहां पर जाएगा? नैनो यूरिया दरअसल आपके जाएगा कहां पर? पेपर 3 में। पेपर 3 में ये एनवायरमेंट का सेक्शन भी हो सकता है, साइंस एंड टेक का भी हो सकता है, साइंस एंड टेक का भी, ठीक है। इकोनॉमिक्स से भी जिसको जोड़ सकते हैं उत्पादन के मामले में अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन लिखना है कि नैनो यूरिया क्या होती है, और 2-3 पॉइंट्स इसमें लिखना है। और उसके बाद फिर जो सेकंड पोर्शन इसका है कि नैनो यूरिया लिखने के बाद आपको बताना है डिटेल्स में कि यह पर्यावरणीय संतुलन में किस प्रकार सहायक हो सकता है, यानी कि नैनो यूरिया का इस्तेमाल करने से पर्यावरण को क्या कुछ फायदा होगा, इसके बारे में आपको डिटेल्स में लिखना है। बाकी बात की गई है, चर्चा करने की गई है, तो आप लोग नैनो यूरिया के बारे में और क्या कुछ पॉइंट्स होते हैं, इन पर भी आप थोड़ा 2, 4, 6 बिंदु आप यहां पर लिख सकते हैं। तो इसको लिखने की कोशिश करिएगा, और ये आपके लिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नैनो यूरिया याद रखिएगा, ठीक है। बाकी हाल फिलहाल में जो योजना इस पर चलाई गई है, 50% की सब्सिडी दी गई है, आपको पता होगा अभी, इसके बारे में भी आपको यहां पर डिटेल्स में चीजों को लिख देना है, ठीक है। ये हो गया आज का हमारा मुख्य परीक्षा का अभ्यास प्रश्न, जिसको आपको लिखना है। कोई दिक्कत होगी कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलेंगे कल हम लोग एक नए करंट अफेयर सीरीज के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारे विशेष हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।